नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और हरियाणा। यह है चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज चक्रव्यूह में एक बार फिर हम बात किसान आंदोलन पर जारी घमासान की करेंगे। हम आज इस परिचर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर की सड़कों पर क्यों बैठे हैं और क्यों शंभू बॉर्डर दिल्ली आने जाने के लिए नहीं खोला जा रहा है। क्यों शंभू बॉर्डर को खोले जाने की अपील को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ठुकरा दिया है। हम ये भी जानेंगे कि आज प्रधानमंत्री जो पानीपत गए थे उन्होंने एमएसपी को लेकर क्या बयान दिया। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों के लिए 14 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। अब वो कितने दिन और अनशन पर बैठेंगे? उनका 11 किलो वजन कम हो चुका है। हम साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसान नेता शरवण सिंह पंधेर हैं उनका आगे की रणनीति क्या है और डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर उन्होंने क्या चिंता जताई है। अगर वो इस अनशन के दौरान ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार वो किसको ठहरा रहे हैं, इन सभी बातों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि एमएसपी हरियाणा में दी जा रही है, बहुत पारदर्शिता से दी जा रही है, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है और बार बार किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि बार बार एक ही तरीके की अगर याचिकाएं दायर होंगी और उनको खारिज किया जाएगा तो इससे जनता में जो संदेश है वो गलत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में एमएसपी को लेकर क्या कहा जा रहा है और जो दूसरे राज्यों में जहां पर भाजपा की एनडीए की सरकार नहीं है वहां के राजनेता क्या कह रहे हैं, विपक्ष किस तरीके से हमलावर है और किस तरीके से जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की सोचते हैं तो उनको पुलिस बल का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरे को उन्होंने लगातार टाला है। तो इसी विषय पर आज का जो ये हमारा है ये चक्रव्यूह रहने वाला है और इसमें हमारे साथ आज किसान नेता जुड़ेंगे, हमारे साथ विश्लेषक जुड़ेंगे और ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ रिपोर्टर भी जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि ये पूरा माजरा आज कहाँ तक आ पहुँचा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान कूच करने की कोशिश कर रहे हैं अम्बाला शंभू बॉर्डर से। शंभू बॉर्डर और अम्बाला की हम बात करें तो शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब दो राज्यों का बॉर्डर है जहां से लगातार किसान इस आंदोलन को कई महीनों से चला रहे हैं और जब ये 101 का जत्था बनाकर तीसरा ये प्रयास कर रहे थे कि जब इनको जाना था तब पुलिस ने इन पर आंसू गैस से छोड़ी और खबर ये भी मिल रही है कि इसमें लगभग 4 किसान चोटिल भी हुए हैं। इनमें से एक को रेफ़र भी किया गया चंडीगढ़ पीजीआई के लिए। तो ये तमाम जो बातें हैं ये आज हम चक्रव्यूह के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये ताज़ा तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो शंभू बॉर्डर से हैं। शंभू बॉर्डर से एक तरफ से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, किसानों का स्वागत तो वहाँ से किया जा रहा है, ये शायद पंजाब की साइड है और दूसरी तरफ से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जुदा जुदा रंग दिखा रही हैं इस किसान आंदोलन के। अब हम आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब आज वो पानीपत में गए थे सखी योजना को लागू करने के लिए तो एमएसपी को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया और प्रधानमंत्री के बयान के बाद जब किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका बयान क्या था। ये दोनों बयान आप सुनिए और इसके बाद चक्रव्यूह की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार, हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल अहम होगा। लगभग 14 दिन उनको पूरे हो चुके हैं। उनका वजन 11 किलोग्राम घट चुका है। उनका ब्लड प्रेशर और उनका शुगर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है और जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार इस 14 दिन के आमरण अनशन में उनकी किडनी और लीवर में भी काफी डैमेज पहुंची है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कोई इतनी संवेदनहीन सरकार सत्ता के केंद्र में बैठी है। हम स्पष्ट और कड़े शब्दों में सरकार को ये कहना चाह रहे हैं दोनों फोरमों की तरफ से कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। 22 तारीख को जब हमारे दोनों मोर्चों का एक डेलीगेशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला था तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में उनकी पार्टी प्राइवेट बिल लेके आएगी एमएसपी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पे कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज खट्टर साहब बोल रहे थे कि दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं है, अन्य वाहनों के ऊपर आ जाइए। जब मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब तो पहले बोलते थे भी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए, चलकर आ जाइए। और इनके रवनीत बिट्टू जी बोल रहे थे भी हम स्वागत करेंगे चलने वाले किसानों का दिल्ली में। खेती मंत्री हरियाणा बोल रहे थे कि हम भी स्वागत करेंगे दिल्ली आने का। अनिल विज जी बोल रहे हैं कि अगर किसान इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम इसी तरह हमारी पुलिस उसका स्वागत करेगी। सैनी साहब बोल रहे हैं भी दिल्ली से मंजूरी लेके आइए। ये बातें तो भाजपा के राज्य के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री हो अपने आप में कंफ्यूज हैं। जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल 14 दिन हो गए, उनका लगभग 11 किलो वेट कम हो गया, अभी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, तो उसको डीरेल करने के लिए और मुद्दों पे चर्चा करने के लिए व्हीकल कौन सा लें कौन सा ना लें, इसके ऊपर डिबेट केंद्रित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो कि अभी खट्टर साहब कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मसला है इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि बातचीत ना होने की वजह से ये लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, कन्फ्यूज़न इसमें पैदा हो रहा है और इस कन्फ्यूज़न का नफ़ा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। हमें तो दोनों तरफ से नुकसान ही इसका नज़र आ रहा है। हमारे साथ आज चक्रव्यूह के पैनल में हैं हरिंदर लखवाल जी, किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के, ललित अरोड़ा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जागलान किसान नेता, गुरमीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक और प्रदीप नरूला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। स्क्रीन पर मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं नपिंदर बराड़, वरिष्ठ सहयोगी हमारे न्यूज़ 18 के। स्वागत है बराड़ साहब आपका। आज जो पूरा दिन का जो लबोलबाब है वो क्या रहा? देखिए, बिल्कुल जो कुछ कल घटनाक्रम हुआ, जो कुछ किसानों की तस्वीरें कल सामने आई कि किस तरह से शंभू बॉर्डर पर क्रॉस करने की कोशिश हुई, उसके बाद जिस तरह से आंसू गैस चली, फूल भी बरसे, गैस भी बरसी, तो ऐसे हालात के बाद कई किसान वहां पर घायल हुए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शाम के वक्त मीटिंग भी हुई किसान नेताओं की हरियाणा प्रशासन के साथ। आज का समय मांगा गया था और उसी के चलते आज दिन भर मीटिंगों का दौर जारी रहा। एक मीटिंग शंभू बॉर्डर पर हुई, दूसरी मीटिंग खनौरी बॉर्डर पर हुई। सरवण सिंह पंधेर पहले शंभू में मीटिंग करते हैं, फिर वो खनौरी पहुंचते हैं, यहाँ पर मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग के बाद जो चीजें सामने आई, एक चीज यह स्पष्ट कर दी गई, एक चीज यह बताई गई कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अमरण अनशन पर बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पर, 14वां दिन है,
हर रोज वो 2 घंटे के लिए बाहर आते थे, मंच पर आते थे, लोग उन्हें देखते थे कि कैसी हालत है उनकी। लेकिन आज उनकी हालत कुछ इतनी बिगड़ रही है कि वो बाहर भी नहीं आ पाए, वो मंच तक नहीं आ पाए। उनकी जो फिजिकली हालत इतनी खराब हो रही है, उनके लिवर और किडनी पर इफेक्ट पड़ा है, जो हमें बताया गया है। 11 किलो उनका वजन कम हो चुका है। तो ऐसे हालात में आज पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी यहां पर जरूर पहुंचे। डीआईजी पटियाला रेंज यहां पर पहुंचे, उन्होंने उनसे मुलाकात की और जो दावा किया गया, उन्होंने कहा कि हम उनकी सेहत का हालचाल जानने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान नेता है, उन्होंने यह भी आशंका जताई कि शायद, क्योंकि इससे पहले जब शुरुआत करनी थी अमर अनशन की, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल को उठा लिया गया था यहां से। तो किसान नेताओं ने इतनी सख्त घेराबंदी यहां पे कर दी है, इतनी मजबूत बैरिकेडिंग 3-4 लेयर की कर दी है, और यह चेतावनी भी दे दी है कि भले ही इन अधिकारियों की मंशा ये रही हो कि वो डल्लेवाल की सेहत को लेकर कोई कदम उठाना चाहते हो, लेकिन इनका कहना है कि साफ चेतावनी है कि पहले जैसा कदम दोबारा ना उठाया जाए। जगजीत सिंह डल्लेवाल को यहां से नहीं ले जा पाएंगे। 14 दिन हो चुके हैं, सेहत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है। और बड़ी बात मुकेश जी, वो कैंसर पीड़ित हैं, वो कैंसर के मरीज हैं, और कैंसर का जो मरीज होता है तो उसकी कितनी दवाइयां चलती है सबको पता है। और 14 दिन से उन्होंने एक दवाई तक नहीं खाई। खाना तो अलग बात है, सिर्फ पानी के सहारे हैं। और उन्हें जब कहा गया कि आप दवाइयां तो लीजिए, तो उनका जवाब जो आगे से आया वो हैरान करने वाला था। जब जीना ही नहीं तो दवाई क्यों खानी, ऐसा जगजीत सिंह डल्लेवाल ने साफ कहा। और देखिए, आज उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी है। लेकिन सुखजीत सिंह हरदोजंडे, जो वो किसान नेता, जब जगजीत सिंह डल्लेवाल को ले जाया गया था, पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, तब उनकी जगह पर सुखजीत सिंह हरदोजंडे वो बैठ गए थे अमर अनशन पर। उनसे आज बातचीत हुई तो उनकी आप अगर बात सुनेंगे, उनका कहना है कि अगर डल्लेवाल को कुछ होता है तो फिर मैं तैयार बैठा हूं, डल्लेवाल की जगह मैं बैठ जाऊंगा। अगर मुझे भी कुछ होता है तो मेरे बाद तीसरा नाम इंद्रजीत सिंह कोटपुटा नाम के किसान नेता है, उनका है। तो उनका कहना है कि ये सिलसिला लड़ीवार चलता रहेगा, और जितने भी किसान नेताओं की जान जाएगी उसके लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे। लेकिन साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, हम यहां से हटेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। और एक चीज, कल के लिए एक नया और संदेश दे दिया गया है कि कल खनौरी बॉर्डर पर चूल्हा नहीं बलेगा, बाहर से भी खाना नहीं आएगा। यानी जगजीत सिंह डल्लेवाल को तो 14 दिन हो चुके हैं, कल कोई भी किसान यहाँ पर जो मौजूद है कोई भी खाना नहीं खाएगा। पूरे खनौरी बॉर्डर पर कल भूख हड़ताल रहेगी, चूल्हा नहीं बलेगा। जी जो लोग यहाँ की भौगोलिक स्थिति को थोड़ा कम समझते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर तो जो अंबाला को राजपुरा के साथ जोड़ता वो है, खनौरी की जो लोकेशन है वो कहाँ पे, और ये बॉर्डर एक दूसरे से कितना दूर है, और इनका अलग अलग रास्तों के हिसाब से हम कहें तो महत्व क्या है खनौरी का? देखिए, खनौरी का महत्व ये है मुकेश जी, जो पंजाब का जो मालवा बेल्ट है, क्योंकि पंजाब का जो बड़ा हिस्सा है वो मालवा है, जो फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, फिरोजपुर, संगरूर, बरनाला, तो ये जो पूरा जोन है तो इसे हरियाणा से टच करता है, दिल्ली को टच करता है, यही एक रास्ता है, संगरूर के बिल्कुल करीब पड़ता है। तो पूरी की पूरी कहेंगे कि पंजाब की भौगोलिक स्थिति, अगर लुधियाना साइड का इलाका अगर अंबाला से होता हुआ दिल्ली जाता है, तो बाकी जो मालवा रीजन है पूरे का पूरा, तो वो इसी रास्ते को लेता है। और हालांकि उस तरह से जैसे वो NH हाईवे है उस तरह से तो ये नहीं है, लेकिन ये एक मुख्य मार्ग है जहां पर 9 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, और किसानों ने साफ कर दिया है कि देखिए पहले 3 जगह पर चुना था, डबवाली, खनौरी और शंभू। कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा का जो पूरा हम अगर डी बनाकर देखें तो वो डी बनती है, तो तीनों जगह पर शुरुआत हुई थी। ये जो खनौरी है ये हरियाणा के कौन से जिले के साथ लगता है? ये कौन से जिले के साथ लगता है? जैसे वो अंबाला के साथ लगता है शंभू बॉर्डर, तो खनौरी हरियाणा के कौन से जिले में एंट्री होती है यहाँ से? जी, यहाँ पे हमारे साथ जो किसान जो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे टेक्निकली समझ लेते हैं मुकेश जी। सलाह साहब, इत्थों ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ? ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਫਿਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਢੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸੰਗਮ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕੈਥਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਂਦ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਨ ਰੂਟ ਹੈ। ਮੇਨ ਦੋ ਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਇੱਕ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰੂਟ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ गूंगी बैरी सरकार तक आवाज पहुंचाने लिए वो भी कल को हड़ताल पे रहेंगे जी। तो मुकेश जी आपने सुन लिया, ये अभी अपडेट इन्होंने दी है कि जी डल्लेवाल के आसपास के गांव हैं, जो उनका जो जहां पे गांव है फरीदकोट में, उनके आसपास के गांव के लोग भी कल चूल्हा नहीं जलाएंगे। जी जी नपिंदर, अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो मसला है ये निपट जाएगा? जो फूलों की बारिश की आप बात कर रहे थे, आज कई जगह से ये भी खबर आ गई कि कुछ किसानों को उससे एलर्जी भी हो गई है कि उसमें कुछ केमिकल ऐसा था। ये खबर सही है या अफवाह थी? देखिए जो फूलों वाली, क्योंकि हम कल उसी जगह पर मौजूद थे, तो देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कल भी यही चीजें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता रहता है, प्रशासन को पता रहता है कि मामले कोर्ट में भी जाते हैं। तो कल वहां पर जिस तरह का माहौल था, वहां पे स्क्रिप्ट के हिसाब से ज्यादा चीजें हो रही थी। तो एक तरफ पहले फूल बरसे, और जैसे ही फूल बरसे, अभी मुझे लगता है कि फूल पूरे जमीन पर गिरे भी नहीं थे, तो इतनी देर में आंसू गैस वहां पे गिरनी शुरू हो गई। तो उसका अंदाजा भली भांत लगा सकते हैं कि किस तरह के फूल रहे होंगे, जिनके बीच से आंसू गैस के गोले भी गिर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो फूल बरसाने का काम कर रही थी, ये पंजाब पुलिस थी, हरियाणा पुलिस थी या रिजर्व पुलिस बल था? ये हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस थी मुकेश जी, हरियाणा पुलिस थी। जो बैरिकेड जो लगे हुए हैं उसके ऊपर खड़े हुए हरियाणा पुलिस के अधिकारी थे, वो एक थैला भर के लाए और काफी देर तक बरसाते रहे। और पंधेर का कहना है कि उनके अंदर केमिकल था, और क्योंकि वहां पे जिसके ऊपर भी वो गिरते थे उन्हें जलन होती थी, उनकी आंखों में जलन होती थी। हालांकि वहां पर आंसू गैस, टीयर गैस इतनी ज्यादा चल रही थी, तो उसके चलते भी हो सकता उसका इफेक्ट हो। लेकिन किसान नेताओं के मुताबिक जो फूल थे, वो फूल भी केमिकल से कहीं ना कहीं केमिकल वाले ही फूल थे, जिनका इफेक्ट बुरी तरह से किसानों पर पड़ा। 6 से ज्यादा किसान कल घायल हुए थे। एक किसान तो पीजीआई में है, क्योंकि जो आंसू गैस के गोले फेंके गए, एक किसान के सीधा सर में लगा, तो उसे ज्यादा इंजरी हुई, वो इस वक्त पीजीआई में भर्ती है। बाकी भी कुछ और किसान नेता जो हैं वो अलग अलग अस्पतालों में अभी भी वो इलाज अधीन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नपिंदर बराड़ साहब आपका इस अपडेट के लिए, और आप नज़र बना के रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम फिर आपके पास लौटेंगे। बहरहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब चक्रव्यूह में रुख करते हैं हम चक्रव्यूह की चर्चा का। और आज हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया था कि किसान नेता भी जुड़ेंगे। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, मनोज जागलान जी किसान नेता के तौर पर हमारे साथ हैं, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और प्रदीप नरूला जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इससे पहले कि हम आप सबको स्क्रीन पर लेकर आएँ, ये जो आज के प्रधानमंत्री के मुख्य बयान हैं, इनको आप देख रहे हो कि जो डबल इंजन की सरकार है वो किसानों के हित में कार्य करती है, और एमएसपी के रूप में जो सरकार है वो लगातार किसानों से अनाज खरीद रही है। 14,000 करोड़ रुपए का ये अनाज खरीद चुकी है। और अब स्क्रीन पर गुरमीत जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुरमीत जी, अब लगातार इसी विषय पर हम काफ़ी समय से बहस कर रहे हैं, और क्या लगता है इसके परिणाम क्या होंगे? नहीं, देखिए ये तो भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि आगे क्या परिणाम होंगे, लेकिन एक कामना जरूर की जा सकती है कि ये जो परिणाम है इनमें कम से कम कोई जानी नुकसान ना हो। जैसे आप जानते हैं कि किसान आंदोलन जब पहले चला था तो कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, 700 से भी ज्यादा। और बात अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है। एमएसपी की एक तरफ सरकार ये कहती है कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने, जैसे अभी आपने दिखाया कि भाई हम तो खरीद रहे हैं एमएसपी,
और हम तो इतना पैसा हमने एमएसपी के तौर पे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का पक्ष है कि भाई अगर आप खरीद ही रहे हैं एमएसपी तो फिर आप गारंटी दे दीजिए, हमें कानूनी गारंटी दे दीजिए। तो इस पे बात उलझी हुई है। अब देख के, जैसे अभी भी मैं देख रहा था, देखिए एक पक्ष ये रहता है कि देखो लोगों जी। को सुविधा हो रही है, इंटरनेट बंद है, और आपकी आज की तारीख में आप खुद मुकेश जी कल्पना करके देखिए कि अगर पूरे अम्बाला में अगर इंटरनेट बंद है या और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें, तो कितनी असुविधा। सभी तरह के काम आजकल, यूपीआई पेमेंट, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। कुछ भी आपने करना है आज बिना इंटरनेट के तो आप कर ही नहीं सकते। हम लोग जो आपस में जुड़े हुए हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ही जुड़े हैं। अगर अभी लाइट चली जाए या कनेक्शन ठीक ना हो तो जुड़ना संभव नहीं हो। जी बिल्कुल। तो, आजकल तो घर में अगर बिजली ना हो, पानी ना हो तो इतनी मुश्किल नहीं होती, इंटरनेट ना हो तो दिल भी घबराने लगता है। जी, क्योंकि जी। इतनी ज्यादा तो कनेक्टिविटी है, हर एक आदमी का काम, बैंक का काम, और सारे दुकान काम, का हाँ जी, काम, कोई टिकट रेडी करानी है, वाले का बच्चों ने काम, पढ़ना सब है, कुछ इसी के थ्रू हो रहा है। कोई फॉर्म अप्लाई करना है, नौकरी के लिए करना है, कुछ जी। करना है, ऑनलाइन टेस्ट दे। तो एक तो वो पक्ष है कि भाई बार बार ये हो रहा है, और वो पक्ष ये कहता है कि भाई देखिए किसानों ने अब फसल बो दी है, ये वाला जो समय है इसमें फ्री है। तो दूसरी तरफ जो है वो आके फिर एजिटेशन रोड पे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी जब आप दिखा रहे थे अपने साथी का, संवाददाता का खनौरी से, तो मैं पीछे देखने की कोशिश कर रहा था उन चेहरों को जो लोग वहां पर खड़े हुए थे। तो तब जब उन चेहरों को देखते हैं फिर ये तर्क जो है वो कच्चे पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तमाम लोग जिनमें कई बुजुर्ग हैं, कई और लोग हैं जो निश्चित ही मेहनतकश लोग हैं, तो वो एक अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो नपिंदर जी कह रहे थे कि आज जब डल्लेवाल साहब को कहा कि आप कैंसर के मरीज हैं, चलो अनशन तो ठीक है, दवाई तो खा लो, फिर उन्होंने कहा कि दवाई खा के भी क्या करूंगा क्योंकि मुझे और जीना ही नहीं है। हरिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखोवाल साहब, किसान नेता। लखोवाल जी, आप कहीं जल्दी में निकल रहे थे तो हमें पता लगा गाड़ी से आपको रुकवाया गया है और हमारे साथ जोड़ा गया है। स्वागत है आपका। कैसा रहा आज का दिन आपका? हम तो एजुटेशन वाले लोग हैं, एजुटेशन कर रहे हैं, सरकार से मांगे मनवाने के लिए एजुटेशन, किसानों के लिए हम एजुटेशन कर रहे हैं, पर सरकार क्यों नहीं मानती? सरकार को हमने बनाया, सरकार को वोटें दी, सब कुछ किया, फिर हमारा दिल्ली जाना इनको क्यों रड़क रहा है? जब हम ये बोल रहे थे आप लोग ट्रैक्टर ट्राली में मत जाएं, हम ट्रैक्टर ट्राली में नहीं जा रहे, हमारे लोग पैदल जा रहे हैं। फिर आज इनके एक मंत्री साहब का बयान आया, विजय पैदल क्यों जा रहे हैं, वे गाड़ियों पे क्यों नहीं जा रहे? इनको क्या तकलीफ है? नेशनल हाईवे की जो जमीन है, जो हरियाणा की जमीन तो है नहीं जो हम जा रहे हैं उन पर, अपनी राजधानी के लिए हम जा रहे हैं। ये हरियाणा की भी हो तो हरियाणा की जमीन पर क्या आपको चलने का हक नहीं है? देश की जमीन है, हमारा पूरा हिंदुस्तान है, हर एक जमीन पे हमें चलने का हक है। नहीं, हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं एमएसपी की मांग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितने सालों की हमारी मांग है, वो हमारी मांग पूरी करो। हम तो यही कहते हैं। इन्होंने स्वामीनाथन बनाया, इन्होंने हमें विश्वासन दिलाया, हमारी स्टेज पर इनके मंत्री आके कह के गए हमारी सरकार बनाओ, हम आपको देंगे। और कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए, वो भी आप भूल गए। पहले कांग्रेस ने बनाया, आप जे मुकर गए। क्यों नहीं दे सके? जब सब लोगों को एमआरपी पर बिकता है, हमें एमएसपी पर हमारी फसल क्यों नहीं बिकती? हम काम करते हैं। जब सरकार के पास कोई ग्रीन रेवेन्यू हमने ले आना सी, वहां हमने लेके आए। वो खेती में सरकार बाहर से अनाज मंगवाती थी, अब अनाज इतना हमने पैदा कर दिया, अब जिस किसानों को भूल रहे हैं, कैसी बात है जी। हम तो यही कहेंगे भी एक आदमी हमारा मरण वर्त पर बैठा है, 14 दिन हो गए डल्लेवाल साहब को। क्या ये शहीदी प्राप्ति करवाएंगे हमें? किसानों को मारेंगे इस वक्त लखोवाल साहब कहाँ पे हैं आप? इस वक्त क्या लोकेशन है जहाँ से आप हमारे साथ बात कर रहे हैं? मैं लुधियाने से चंडीगढ़ को जा रहा हूँ, रास्ते में रुका हूँ। जी जी, वापस आपके पास आएंगे और थोड़ी देर और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं गाड़ी में चले जाऊंगा, फिर गाड़ी में आज अच्छा, गाड़ी में चले जाएंगे, ठीक है। आप और कुछ खास बात हमारे इस खास कार्यक्रम में कहना चाहें? हम तो यही कह रहे हैं भी क्यों लोगों को ये सरकार मारने में तुली है, क्यों किसानों को मारने में तुली हुई है? हम हमारे से बात करें, हम बात के लिए तैयार हैं, हम टेबल पर टॉक के लिए तैयार हैं। रोज हमारे जत्थे जा रहे हैं, अथरू गैस छोड़े जा रहे हैं, उनको जख्मी किया जा रहा है, हमारा एक किसान मर रहा है। उनकी बात सुने, उनको बुलाए। किसकी सरकार है? आज तक ये ऐसा पीएम आया, आज तक पीएम ने किसानों के साथ बात ही नहीं की। अब तक किसान जथेबंदी इतनी है, उनके किसी को बुलाकर इन्होंने बात ही नहीं की। हमें पूछे नहीं आपका दुख क्या है,
ये हमारे बहुत बड़ा दुख है हमारे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप अपने गंतव्य स्थान पर निकलिए। गाड़ी में हमने आपको रुकवा के क्योंकि चाह रहे थे कि जो आपका रुख है वो भी सामने आए और किसान आंदोलन में जो मारे गए किसान हैं उनको मुआवजा देने की मांग लगातार उठ रही है। विद्युत बिल में संशोधन की मांग उठ रही है। मनरेगा के तहत 200 दिन काम दिया जाए और कम से कम उसमें जो दिहाड़ी है वो 700 रुपये की हो। सभी फसलों को MSP पर खरीदा जाए। ये जो मांगे हैं किसान कर रहे हैं। और एक मुख्य मांग जो किसानों की रही है, पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर बात करते थे, अब स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट सौंपी है और जो उसमें मिनिमम सेल प्राइस का क्राइटेरिया दिया है उसके आधार पर फसलें खरीदी जाएं। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। मुफ्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। तो इस तरीके की मुख्य मांगे किसान कर रहे हैं। और किसान आंदोलन में जो भी किसान मारे गए थे उनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो 23 फसलें हैं उन पर जिनकी घोषणा की है लिस्ट पर, वो सारी की सारी फसलें खरीदी जाएं। और इसमें जो अलग अलग किस्म की दालें और दूसरी चीज़ें आ रही हैं वो सब सरकार खरीदे। और ये जो खरीद है ये असल में हो, कागज़ों में ना हो, दिखावटी ना हो, ऐसा किसान कह रहे हैं। इसमें पारदर्शिता लाई जाए। वापस से अपने पैनल का रुख करते हैं और ललित अरोड़ा साहब के पास चलते हैं। अरोड़ा साहब, जाहिर है कि अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है इस पर बयान देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से, लेकिन आमतौर पर इन बातों का जवाब देने से टल रहे हैं लोग। क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, मैं ना 6 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं आपसे जी। और वो ये है कि जो स्टेट लिस्ट है उसका महत्व क्या है। हाँ। सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि 3 लिस्टें होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनके हिसाब से रूल्स बनेंगे। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जो ये MSP है ये स्टेट दे सकती है कि नहीं दे सकती है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया, या फिर इसको समवर्ती लिस्ट में कर दो टोटली, ताकि जो चाहे इस पे कानून बना ले। ये अब ना संघीय सरकार पे निर्भरता जो हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोचा है और सरकारें जहां चाहें तो वहां नहीं दे सकती, चाहे वो राज्य सरकार हो या नेचुरली विपक्ष की सरकारें ही होंगी, ये तो नहीं देंगे। जैसा कि हमने तेलंगाना वगैरह 12-13 स्टेट में ये इन्होंने किया था, लेकिन MSP नहीं दिया था, आय बढ़ा दी थी। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, डल्लेवाल जी जो है आमरण अनशन पे हैं और जो उन्होंने निराशा बताई है कि मैं जीना ही नहीं चाहता, यानी वो इससे द्रवित है इस चीज से। और आपको याद होगा दर्शन सिंह फेरूमान और संत फतेह सिंह ने जब पंजाबी सूबा की मांग थी संतों ने, एक तो उसके दौरान ही मर गए थे फेरूमान जी। तो अगर इन्होंने ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, परमात्मा ना करे, डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य ही कामना करता हूं, किसी भी तरीके से किसानों को मना के या तो उनका इलाज करें या फिर कोई बात शुरू कर दें जिससे डल्लेवाल जी अपना भोजन और दवाई ग्रहण कर लें, नहीं तो ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। और एक बॉर्डर स्टेट में आप ऐसा कर रहे हो। 1966-67 में हरित क्रांति आई जी। कौन लाया? स्वामीनाथन जी अकेले नहीं लाए, हरियाणा पंजाब के किसान अकेले नहीं लाए, लेकिन ज्यादा योगदान इन्हीं का था। ये बात सरकार क्यों भूल जाती है? आप और मैंने PL 480 का गेहूं खाया है, किस क्वालिटी का होता था वो, और अमेरिका का दबाव कितना सहा हमने उन दिनों। तो ये एक ऐसी बहादुर कौम किसानों की जिसने हमें अन्न दिया। 1950-51 में देश में 6.46 मिलियन टन गेहूं होता था। 1971-72 में ये 26.41 हो गया, यानी लगभग 4 गुना, जिससे देश अपना अनाज में सक्षम हो चुका। और हम जो है आज भी एक मतलब प्रोड्यूस में सरप्लस प्रोड्यूस की एक स्टेट है। हालांकि पीछे यूक्रेन वगैरह में भी दिक्कतें आई थी। मेरा सवाल यह है कि एक आत्म मुक्त प्रधानमंत्री, मेरे को बोलने दीजिएगा, मैं सिर्फ 30 सेकंड और बोलूंगा। वो आर्टिफिशियल इमरजेंसीज करते हैं, अपने क्रोनिक कैपिटलिस्ट को 24 लाख करोड़ 26 लाख करोड़ दे देते हैं, और ये कोई बताता नहीं कि भी अगर आप MSP पे दोगे फसलों के दाम गारंटी के रूप में, तो सरकार को क्या नुकसान है। और फिर किसानों के जो इतनी कुर्बानियां हैं, किसी भी व्यापार में सुबह 4 बजे उठ के खेतों में कोई नहीं जाता,
फिर वो आग से, बरसात से लड़ता है, सांपों से लड़ता है, जंगली जानवरों से भी लड़ता है। फिर वो जो आड़तियों को कमा के देता है अपने लिए, फिर उसके बाद जो बचता है उसमें कभी नमी नहीं है, कभी झाड़ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ये हर जगह की हालत है। तो अगर उनको एक एमएसपी मिल जाएगा तो सरकार का क्या जाएगा। तीसरी बात कि अगर वो, जैसे आपने अभी कहा कि हरियाणा से होकर अगर जा रहे हैं तो क्या जुल्म है। मैं ये कह रहा हूं कि जो हट है ना, जिद्दी अनुचित हट है, ये राजहट। अब ये निर्णय लेने वाला जो आदमी अहंकारी और न्याय का पालन ना करे तो उसको क्या कहेंगे। हठधर्मी भी, और हट की पराकाष्ठा ये है कि मैं बात ही नहीं करूंगा। और हट की एक और पराकाष्ठा ये है कि किसान जो है आतंकवादी हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, और उनको जलील करते रहे हैं। बुलाते हैं तो बात नहीं करते। अगर कृषि मंत्री ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ बैठे, और दूसरी बात बड़े जत्थे लेके ना जाए, 10 अधिक से अधिक 8-10 लोग हों दोनों तरफ से, जितनी लंबी वो होगी ना लिस्ट पार्टिसिपेंट की, उतना ही कंफ्यूजन पैदा होगा और मांगों पे सहमति नहीं बन पाएगी। और इसके अलावा किसान भी दोनों थोड़ा थोड़ा झुके। लखीमपुर खीरी दोनों साइड से ही रास्ता निकलेगा। जी, वापस आऊंगा अरोड़ा साहब आपके पास। मनोज जागलान जी हमारे साथ बैठे हैं, किसान नेता हैं, स्वागत है आपका। जागलान साहब, आप कहाँ से बैठे हैं अभी हमारे साथ? जी, मैं कल खनौरी बॉर्डर से वापस आया हूं। डल्लेवाल साहब के पास हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, और मेरी साथ में जो परीक्षा चली हुई है, मैं डबल मास्टर कर रहा हूं। तो मेरा कल का एग्जाम है, तो मैं उसकी तैयारियों के लिए वहां बॉर्डर पे अपना टाइम निकाल, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? तो मेरी डबल मास्टर चल रही है सर। एमए हिंदी से कंप्लीट है, एमए पॉलिटिकल अभी मेरी चली हुई है। अच्छा, तो मैं अपना परीक्षा देने के लिए बॉर्डर से चल के अब अपने गांव में बैठा हूं, और परीक्षा देने के बाद जो कल परीक्षा होगी उसके बाद तुरंत मैं खनौरी बॉर्डर रवाना हो जाऊंगा। डल्लेवाल साहब के पास हमारी ड्यूटी लगी हुई है, और जो हमें तो जो डल्लेवाल साहब हैं, डल्लेवाल साहब को भी अंदाजा है कि जो आंदोलन है वो जाहिर है कि पीछे इतना बड़ा आंदोलन आपने देखा है, जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे थे आके, अभी भी ये फरवरी से चल रहा है ना आंदोलन? जी, 13 फरवरी से सर। 13 फरवरी से चल रहा है, तो इसको भी देख लीजिए कितने महीने हो गए हैं। तो उन्हें अपने आप पे विश्वास है या सरकार पे विश्वास है कि वो जो अनशन के लिए बैठे हैं, कैंसर की दवा वो खा नहीं रहे हैं? जब आप जैसे उनके शागिर्द उनको कह रहे हैं कि दवा खा लो, तो कहते दवा खा के क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो मरना ही है। तो उनको कोई समझा बुझा नहीं पा रहा है कि आंदोलन भी तभी चलेगा जब सांसें चलेंगी। वो क्यों शहीदी देना चाह रहे हैं? देखिए मुकेश जी, 2020 के आंदोलन में हम आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से जुड़े थे, और उनसे जुड़ने के बाद हमें पता चला था कि हाँ, इस देश में कुछ ऐसे किसान नेता, कुछ ऐसे नेता हैं कि जो अपने स्वाभिमान को जिंदा रखे हुए, अपने जमीर को जिंदा रखे हुए हैं, और डल्लेवाल साहब उन नेताओं में शीर्ष स्थान पर अपना स्थान रखते हैं। और मैंने डल्लेवाल साहब को जहां तक समझा है, डल्लेवाल साहब किसानों के लिए जीवन यापन करने वाले वो नेता हैं जिनके अंदर ना कोई लालच है, ना कोई स्वार्थ है। देखिए, जब ये 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ तो डल्लेवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि हम सरकार से मिलने के भी इच्छुक नहीं। अगर सरकार हमारी मांगों को अगर एक नोटिफिकेशन जारी करके पीएमओ की तरफ से अगर पूरी कर देती है तो भी हम अपने घरों की तरफ उठ के चले जाएंगे। हम अपने किसान मजदूर कौम के लिए यहां आए हैं, ना कि अपने किसी स्वार्थ के लिए। तो देखिए, डल्लेवाल साहब को हमने बहुत कहा, लेकिन डल्लेवाल साहब कह रहे हैं कि बस अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां जिस यज्ञ में जिस तरह की आहुति की जरूरत होती है तो वो आहुति समय पर देनी जरूरी होती है। और मुझे लगता है कि डल्लेवाल साहब उस आहुति पे चल रहे हैं कि जो ये किसान रूपी जो ये हवन चला हुआ है, इसमें डल्लेवाल साहब अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। वो बिल्कुल किसी भी शर्त पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डल्लेवाल साहब की अपनी मांग नहीं है, ये देश के किसानों की मांग है। और ये मांगे वो मांगे भी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार समय समय पर किसानों से करती आई है। तो हम तो यही बात करते हैं कि सरकार एक एमएसपी का कारण वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार रुक करते हैं, थोड़ा सा इसको न्यूट्रल तरीके से समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, प्रदीप नरूला जी, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। दोनों साइड्स को आप देख रहे हो, दोनों साइड का अपना अपना तर्क है, और एक आम आदमी जो है वो अगर दोनों साइड को सुन रहा है तो वो पजल हो गया है कि ये कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सरकार कह रही है कि हमने एमएसपी पर जो तमाम जो फसलें हैं वो लेनी शुरू कर दी, हरियाणा का वो एग्जाम्पल देते हैं। किसान कह रहे हैं जी
ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, ये कागज़ों में है और हमें एमएसपी की फसल की गारंटी चाहिए। जब तक गारंटी नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो पंजाब के किसान इस वक्त हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं दिल्ली आने का जिनका लक्ष्य है, क्या है असल में सूरत क्या है? देखिए मुकेश जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसानों की मांग सदियों से है। किसान हमेशा खेती करना घाटे का सौदा रहा है। किसान इस तरह की मांग करते आए हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। तो ये किसी मसले पे अगर ये कहा जाए कि किसानों की तरफ से कोई ऐसी है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो बातचीत से ही संभव है। और मुझे नहीं लगता कि अगर केंद्र सरकार अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो वहां ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या डिले हो रहा है या क्यों हो रहा है, वो चीजें हैं। जब आप अभी मैं किसान नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है, वो फ्रंट पे बैठने के लिए तैयार हैं, जिस चीज का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2 कदम ये आगे बढ़े, 2 कदम वो पीछे हटे, तो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, किसान 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। एक वो धरने पर भी बैठे हैं, अब डल्लेवाल जी अनशन पर भी बैठे हैं, और किसान दिल्ली की कूच करने की बात कर रहे हैं। ये 3 फ्रंट हैं लगभग जिन पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार कहाँ फंसा हुआ है कि सरकार आगे बढ़ के बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रही। हालांकि किसान मंत्री लोग और बीजेपी के नेता और सरकार के नुमाइंदे बार बार ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, किसानों के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम किसानों के लिए इतना पैकेज ले रहे हैं, इतना हम दे चुके हैं। नरोला साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं और एक बार जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको एक बार फिर से सुनवा देते हैं, फिर आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसान नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल। लगभग 14 दिन उनको पूरे हो चुके हैं। उनका वजन 11 किलोग्राम घट चुका है। उनका ब्लड प्रेशर और उनका शुगर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। और जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार इस 14 दिन के आमरण अनशन में उनकी किडनी और लीवर में भी काफी डैमेज पहुंची है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कोई इतनी संवेदनहीन सरकार सत्ता के केंद्र में बैठी है। हम स्पष्ट और कड़े शब्दों में सरकार को यह कहना चाह रहे हैं दोनों फोरमों की तरफ से कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। 22 तारीख को जब हमारे दोनों मोर्चों का एक डेलीगेशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला था तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में उनकी पार्टी प्राइवेट बिल लेके आएगी एमएसपी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पे कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज खट्टर साहब बोल रहे थे कि दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं है, अन्य वाहनों के ऊपर आ जाइए। जब मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब तो पहले बोलते थे भी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए, चलकर आ जाइए। और इनके रवनीत बिट्टू जी बोल रहे थे भी हम स्वागत करेंगे चलने वाले किसानों का दिल्ली में।
खेती मंत्री हरियाणा बोल रहे थे कि हम भी स्वागत करेंगे दिल्ली आने का। अनिल विज जी बोल रहे हैं कि अगर किसान इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम इसी तरह हमारी पुलिस उसका स्वागत करेगी। सैनी साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली से मंजूरी लेके आइए। ये बातें तो भाजपा के राज्य के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री हो, अपने आप में कंफ्यूज हैं। जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल 14 दिन हो गए, उनका लगभग 11 किलो वेट कम हो गया, अभी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, तो उसको डीरेल करने के लिए और मुद्दों पे चर्चा करने के लिए व्हीकल कौन सा ले कौन सा ना ले, इसके ऊपर डिबेट केंद्रित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो कि अभी खट्टर साहब कर रहे हैं। तो दोनों बयान आपने सुने। नरूला साहब आपने ही जिक्र किया था, इसलिए मैंने कहा एक बार दोबारा से जो दर्शक हमारे साथ लेट जुड़े हों प्रधानमंत्री की बात भी सुना दें, और किसानों की जो आगे की रणनीति है वो भी इन दोनों बयानों से आपको लगभग अंदाजा हो ही गया होगा। हल निकलता नजर आ रहा है। देखिए, मुझे मैं दोनों किसान नेताओं की भी और वो भी बात भी सुन रहा था कि कहीं ना कहीं किसान इतना ज्यादा असंतुष्ट है कि अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि ना तो पक्ष न विपक्ष, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। और पंडेर साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कह रहे थे किस तरह से नेता और किस तरह से मंत्री और सरकार के नुमाइंदे बयान दे रहे हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति है। जब स्थिति ऐसी हो तो समाधान का रास्ता एक सूझ नहीं रहा किसी को भी। हमें भी कुछ अटपटा सा लगता है कि किस तरफ जा रहा है ये मामला। और मेरे ख्याल से अगर मैं अभी फिर दोहराना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए, अगर किसान नेता टेबल पर बैठकर बातचीत से ये हल करना चाहते हैं तो 2 कदम सरकार को बढ़ के उनकी बात को सुनना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ललित जी जो स्थिति ऐसी हुई है, जो स्थिति आपके सामने है, उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि अभी कोई रिसेंटली ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म सेट होने वाला है जिसमें बातचीत हो। जी अरोड़ा साहब, आपके पास फिर से लौट रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि किसान नेता तो अब जो सत्तारूढ़ पक्ष है उसके साथ साथ जो विपक्षी हैं, यहाँ तक कि जितने भी ये राजनेता हैं, अब सभी से ही दुखी हो गया है। सुनता ही कोई नहीं है किसान की। सत्ता में आते ही सब अपना अपना रंग दिखा देते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तब पूरे हितैषी होते हैं। नहीं, कुछ हद तक तो ये इल्जामात ठीक हैं, क्योंकि कांग्रेस नरम रूपकों से, मोदी जी को छोड़ दो तो बाकी विषयों पर नरम रूपकों से माध्यम से संदेश देने की कोशिश तो कर रही है। हमारे हुड्डा साहब हो या राहुल जी हो या और भी लोग हैं, उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन शायद उनकी आशा का ज्यादा है हमारे किसान नेताओं की, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है। अब क्या है कि वो किसान चाहते हैं कि उपचारात्मक स्पर्श कोई कर दे और हम ठीक हो जाए। और मोदी साहब के बारे में दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो नैरेटिव सेट करते हैं वो एक बीजेपी के नैरेटिव नहीं होते, वो एक आदमी नरेंद्र मोदी के नैरेटिव होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली भाजपा में जो थिंक टैंक होता था बहुत बड़ा, अब शायद कम हो गया है या सुनी नहीं जाती। और अब जो फॉलोअर्स है मोदी साहब के, जिनको दुनिया अंधभक्त भी कहती है या ब्लाइंड फॉलोअर्स कहती है, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का वर्ड यूज किया, सारी भाजपा ने सपोर्ट किया। बिहारियों के डीएनए पे बात करी, किसी ने सपोर्ट बिहारियों को नहीं किया, भाजपा को की, भाजपा नहीं मोदी साहब को किया। और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को चोर कहा, तो एक नैरेटिव बना दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चोर होते हैं। गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला वाली बात आपने भी सुनी थी। फिर कंपनियों के डायरेक्टर के लड़की सप्लाई, ये डायलॉग आए। फिर उन्होंने कहा कि मुद्दे से भटक रहे हैं अरोड़ा साहब, आपको मुद्दे से भटक रहे हैं और बहुत कसम से बहुत संजीदगी से इस मुद्दे को उठा रहे हम, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी की तारीफ किए, बिना किसी को टारगेट किए, बिल्कुल ईमानदारी से इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो दोषारोपण आदरणीय मोदी जी करते हैं, सारी भाजपा उसी को फॉलो करती है। क्या वहां पे कोई ये सोचने समझने वाला व्यक्ति नहीं है कि किसानों से बैठ के बात करके ये कम से कम 90% तो सुलझ सकता है और रीजनिंग से सुधरेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो बयान देते हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इसीलिए किसानों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है।
क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव दे दिया कि मैं किसानों से बात ही नहीं करूंगा। वरना ये क्या है, 2021 से वापस लेने के बाद कितनी बार बात की है, वापस लिया ना, और तो कुछ नहीं किया, बीच में बात नहीं करी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा ऐसा जिद का नैरेटिव ना हठधर्मिता का नैरेटिव सेट करे। अच्छा अरोड़ा साहब, एक चीज और, क्योंकि मैं जैसे इस वक्त आपको टीवी के अलावा हमारे जो यूट्यूब हैंडल हैं न्यूज़ 18 हरियाणा का, या फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 हरियाणा, या आप कहें एक्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सभी जगह पे देखा जा रहा है। कुछ कमेंट्स इसी पर मैं देख पा रहा हूँ। एक शख्स हैं विजय कुमार जी, उनका कमेंट आया हुआ है कि अब जब 3 कानून वापस ले लिए हैं तो अब हट क्यों नहीं जाते वहाँ से, अब क्यों बैठे हैं। तो ये भी एक नैरेटिव है कि भाई मुख्य जो तुम्हारी मांग थी वो 3 कानून की है, और ये जो 3 कानून हैं अब ये वापस ले लिए गए हैं, आप वापस चले गए थे, वही मुख्य मांगे थी आपकी, वो प्रधानमंत्री ने लागू भी किए तो माफ़ी के साथ वापस भी ले लिए। तो अब उसी तरीके का आंदोलन ये दोबारा क्यों? ऐसा है, जो उस समय कोहाड़ जी अगर है नहीं आज, हाँ। उन्होंने बताया था, जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा था, सारी मांगों पर सहानुभूति पर विचार किया जाएगा। भाई आप तो हमसे ज्यादा जुड़े हुए हो हर तरफ से, मीडिया से, कि ये कैसे सिद्ध होगा कि वो 13 मांगे जो अब इन्होंने करी हैं वो उस समय क्या उस पर चर्चा नहीं हुई थी? क्या लखीमपुर में जो हुआ उस पर चर्चा नहीं? मैं आपको वो जो कागज वगैरह है ना, उन पे मैं जाने से रोकता हूँ। आप ये मान के चलो कि जैसे आप एक दर्शक के तौर पे या एक नागरिक के तौर पर उस वक्त आप खबरें देखते होंगे, हर एक चैनल में वही खबर चलती थी, और खबर यही थी कि 3 कानून ऐसे आ गए हैं जो किसानों को पसंद नहीं है, उनको डर लगता है कि ये कानून आ गए तो हमारी जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो छिन जाएगा, और ये कानून वापस होने चाहिए। वो वापस हो गए, इतना ही था ना आपके जहन में? मेरे जहन में तो और भी डिमांड्स थी। अच्छा, जैसे एमएसपी की कानूनी गारंटी, क्या वहां का मुद्दा नहीं था? नहीं था तो मैं एज ए दर्शक इस बात को मान लेता हूं। आप कहते नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं जी। मैं भी वही बताने की, जो 13 मांगे हैं इसमें 4-5 मांगों छोड़कर बाकी जायज मांगे हैं। लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ेंगे नहीं, 100 मील की रेस भी एक कदम से शुरू होती है, वो एक कदम नहीं दिख रहा है राजपूत साहब मुझे सरकार की तरफ से। मतलब आप रोक तो रहे हो लेकिन कदम बढ़ा कहां रहे हो ये नहीं दिख रहा है। क्या भारत का कृषि मंत्री, जिसकी इतनी तारीफ भी हुई और पहले आलोचना भी की धनखड़ साहब ने, क्या वो उनको समझाने में विफल रहे? इतनी गंभीर बात को देश का उपराष्ट्रपति समझता है, लेकिन थोड़ा सा अगले दिन कुछ और तरह का व्यवहार था। सर हर आदमी समझता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आंदोलन हाथ से निकल जा रहा है और ये हिंसक ना हो जाए, एक तो ये डर है। दूसरी बात है कि वार्ता के लिए हाथ बढ़ाना, ये दोनों चीजों पे बात होनी चाहिए। वार्ता के लिए हाथ सरकार नहीं बढ़ा रही जी। गुरमीत जी आपके पास आ रहा हूँ। सवाल मेरा एकदम सेम है, और आप तो 25 साल तक पत्रकारिता कर चुके हैं, तो ये सवाल सेम है कि मुख्य मांग ये थी कि 3 कानून वापस चले जाएं, जितना कि आम आदमी के जहन में होगा, जो लगातार खबर पर टीवी पर देखता था कि भाई 3 किसानों का कुछ आंदोलन इसलिए हो रहा है कि 3 कानून आ गए हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, वो वापस जब तक नहीं होंगे किसान नहीं हटेंगे। तो फिर ये वाली जो मांगे हैं जब वो टेबल पे जा रहे थे तो कुछ कुछ नई मांगे उनमें ऐड होती रही। अब जो ये आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन में फ़र्क क्या देखते हो आप? बेसिक फ़र्क क्या है? क्योंकि अब इसमें ये सरकार ये भी एक बीच में दावा करती है कि अब तो 2 जत्थेबंदियां रह गई हैं, इतनी सारी थी बाकी तो अब सब घर पे हैं, तो कुछ ही लोग हैं, 500 लोग हैं। ये तो देखिए 2-3 बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो वो 3 कानून थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात थी, है ना, तो उसकी वजह से, उन कानूनों की वजह से ये माना जा रहा था कि अगर वो कानून आ गए तो एमएसपी की रिजीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है वो खरीदा करेंगे। तो इस अर्थ में एमएसपी को उससे जोड़ा गया था। ये आपकी बात ठीक है कि वो 3 कानून वापस आ रहे। ये भी बात आपकी ठीक है कि जो एक पक्ष है, मैंने जैसे शुरू में ही कहा, वो इस रूप में इसको देखता है कि लोगों को दिक्कत है। उससे जुड़ा हुआ एक पक्ष मैं आपको और बताऊं, पंजाब में भी कुछ किसान नेता जो पहले वाले आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने यहाँ तक कि चुनाव भी लड़ा। हरियाणा में जो लोग इस किसान आंदोलन से जुड़े थे, उनमें से भी आप जानते हैं कुछ ने चुनाव लड़ा। और हरियाणा का जो हाल में चुनाव हुआ उसमें भी बहुत ये किसान का मुद्दा था कि जी बीजेपी से किसान नाराज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में भी आ गई। तो कहीं ना कहीं एक तो वो जो एक फीलिंग आम लोगों के अलावा संभवतः जो सत्तारूढ़ दल है उनमें भी ये गई है
कि भाई इस आंदोलन को उस तरीके से इसका कोई जमीन पर बहुत व्यापक स्तर नहीं है। हालांकि मैं फिर ये कहूंगा कि जो जब हम उनकी स्थितियां देखते हैं, जब किसानों के अभी भी जो आपके फोटो चलते हैं तो इतने बुजुर्गवार लोग हैं, तो देख के निश्चित ही उनके लिए ये भावना आती है, एक सहानुभूति की भावना आती है कि ऐसी क्या मिस्ट्री है। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर सरकार दावा भी करती है, किसान सम्मान निधि भी दे रही है, एमएसपी के तौर पे भी दावे आज भी प्रधानमंत्री ने किए हैं कि वो लगातार दे रहे हैं। तो और एक और मैं बात बल्कि जोड़ना चाहूंगा मुकेश जी, अगर आपको याद हो तो वो जो आंदोलन हुआ 2021 में और जिसके बाद कानून वापस हुआ, उसके बाद फिर आंदोलन हुआ जब चंडीगढ़ में, आपको याद होगा, पीयूष गोयल आते थे और उस समय ये बात कही गई कि भाई सरकार ने एक स्ट्रेटेजी के तौर पे कि ये जो किसान हैं ये दिल्ली ना जाएं और दोबारा वो स्थिति ना हो, इसलिए इस बार चंडीगढ़ में बातचीत हो रही है। और आपको याद होगा कि उसमें भगवंत मान को भी शामिल होना पड़ता था, अगर आप याद करें तो। और पीयूष गोयल एक बार नहीं 2-3 बार चंडीगढ़ आए वार्तालाप के लिए। इस बार वो फार्मूला भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा, वो भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक बेहतर मूव था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ बैठे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, हर तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट है। एक इसमें थोड़ी सी जो ढिलाई देखने को मिल रही है गुरमीत जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उस वक्त का जो आंदोलन था उसके आसपास चुनाव थे और अब लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, अब हरियाणा का चुनाव भी हो चुका है। नहीं, मैं जो वो वाला जिस बात की भी खत्म है, जिस बात का मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि जो इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में जो एक विभाजन है, जैसे कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और ये कहा जा रहा है कि भाई वो सुविधाएं दे रहे हैं, वो बाकी चीजें कर रहे हैं, है ना, वो उनकी तरफ से सपोर्ट है। हरियाणा की तरफ से जो है वो रेजिस्टेंस है और हरियाणा उसको आगे नहीं जाने दे रही है और उन्होंने बहुत सख्ती की हुई है। ये जो एक डिवीजन है वो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर अगर दूर होगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर उसके साथ राजनीति जुड़ जाती है। जहां तक प्राइवेट मेंबर बिल की बात है उस पर मैं बस स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कांग्रेस इतने सालों सत्ता में रही, वो चाहती तो पहले कर सकती थी, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो जायज है। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे साथी ने अभी प्राइवेट मेंबर वाली बात कही थी कि प्राइवेट मेंबर डे अगर फिक्स होता है पार्लियामेंट में, उस दिन ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट मेंबर आप किसी भी दिन प्राइवेट मेंबर बिल ले आए। पार्लियामेंट में एक रवायत रही कि एक प्राइवेट मेंबर डे होता है जिसमें एक तो बाकी दिनों में सरकार का विधायी कार्य होता है, तो उस दिन जो मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से कोई विधेयक ला सकते हैं, कोई और चीज ला सकते हैं। तो अभी तक तो पार्लियामेंट में वो डे आया नहीं है ना। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी गंभीर होती तो इतने साल सत्ता में रही, वो भी एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो उस समय से चली हुई है। रोक रहा हूँ गुरमीत जी आपको, समय थोड़ा कम है और किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं। मनोज जी एग्जाम भी चल रहे हैं इनका, AA कर रहे हैं जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों के संघर्ष में भी शामिल हैं और किसानों की बात उठाने के लिए न्यूज़ 18 के चक्रव्यूह में भी बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। क्या लग रहा है एग्जाम आपके कब खत्म हो जाएंगे मनोज जी? जी, मेरे 17 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं परमानेंट खनौरी बॉर्डर पे अपना बोरिया आपको लग रहा है आज तो कितनी 9 ही तारीख हुई है, तो 17 तक जाने की जरूरत पड़ेगी या तब तक हो जाएगा आंदोलन खत्म? देखिए, लगता तो है जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब 2020-21 का आंदोलन हमने स्थगित किया था तो सरकार के साथ एक एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का भी सरकार ने वायदा किया था। तो ये बात जो पीछे कुछ बात उठ रही थी, मैं उसको थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं कि पिछले आंदोलन से वो मांग अलग है नहीं। पिछला जो 3 कृषि अध्यादेशों को जो हमारा आंदोलन था मुकेश जी, उस आंदोलन में हमने सरकार के समक्ष एमएसपी के गारंटी कानून की मांग रखी थी। प्रदीप भाई, आपसे भी माफी चाहूंगा मनोज भाई। प्रदीप नरूला जी, वैसे समय खत्म हो गया, 30 सेकंड आपको नहीं दूंगा तो फिर आप बुरा मान जाओगे। लास्ट कमेंट आपका। नहीं, निसंदेह जैसे ये कह रहे थे, आपने पहले भी क्लियर कर दिया कि जब पहले वाले आंदोलन में एक मुख्य मांग थी कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और सरकार बैकफुट पर आई, उन्होंने की, तो लगभग आम लोगों में एक भावना बनी थी कि शायद अब किसानों का जो मुद्दा था, वो आंदोलन का मुद्दा था, वो सुलझ गया। हाँ, लेकिन ठीक है, अब वो हम कई दिनों से, जब किसान फरवरी से बैठे हैं तो एमएसपी की बात चल रही थी। आज मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा था कि और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा होने बाकी है। जी। तो चलिए, जैसा मनोज जागलान जी बोल रहे हैं प्रदीप जी, तो जाहिर है कि ये
इनके एग्ज़ाम के बाद भी ये मुद्दा चलता रहेगा और जब तक किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा होगा, मज़दूरों का कोई मुद्दा होगा, छात्रों से जुड़ा कोई मुद्दा होगा, गरीब से जुड़ा मुद्दा होगा, तो चक्रव्यूह में तो वही चलेगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। और आपसे हम इसी तरीके से गुजारिश करते रहेंगे। और आज चाहे अरोड़ा साहब आप कुछ बोलने की गुजारिश करें, आपकी गुजारिश को हमने उसी तरीके से खारिज कर दिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोलने की जो अपील थी, क्योंकि समय समाप्त हो गया। फिर आपसे मुलाकात होगी। आप तमाम जो प्रतिभागी हैं चक्रव्यूह के, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रव्यूह से जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत प्यार से देखा, उनसे गुजारिश है कि आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।